किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पशुपालकों के लिए नई पशुधन बीमा योजना लागू करने जा रही है। नई बीमा योजना वर्तमान में चल रही बीमा योजना से भिन्न है। इसके अंतर्गत न केवल पशुपालकों से ली जाने वाली बीमा प्रीमियम की रकम आधी हो जाएगी, बल्कि ज़्यादा पशुपालकों को इस योजना का लाभ भी मिल सकेगा। सरकार ने दुधारू पशुओं के अलावा अन्य पालतू पशुओं को भी इस योजना में शामिल करने का फैसला लिया है। वर्तमान पशुधन बीमा योजना में पशुपालक सिर्फ 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा करा पाते थे और बीमा के प्रीमियम की आधी रकम केंद्र सरकार और आधी रकम पशुपालक देता था। नई योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी घटाकर 25% कर दी है। प्रदेश सरकार ने इस बीमा योजना को नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया है। अब बीमित राशि के प्रीमियम का 50% प्रदेश सरकार, 25% केंद्र सरकार और 25% पशुपालक द्वारा वहन किया जाएगा। इस योजना में 5 पशुओं को बीमित किया जाएगा। योजना में दुधारू गाय व भैंस के अलावा सांड, बैल, खच्चर, घोड़ा, सुअर, बकरी और भेड़ को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आम का उत्पादन बहुत दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई वैल्यू चेन नहीं बन पाई है। किसान अपनी बागों में उत्पादित आम औने पौने दामों में बेचकर अपनी लागत ही निकाल लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। थोक व्यापारी भी जल्द से जल्द आमों को बाजार में बेचकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेते हैं। आम जनता तक पहुंचने के दौरान आम भारी मात्रा में खराब हो रहे हैं, गुणवत्ता बिगड़ रही है, किसानों को जायज़ दाम तक नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। वैल्यू चेन तैयार किए बिना आम उत्पादक किसानों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना नहीं मिल सकेगा। विगत दिनों जनपद कन्नौज में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जनपद में मिनी डेयरी खोलने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिससे किसान ऋण लेकर दूध डेयरी खोलकर ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न होने के कारण प्रतापपुर चीनी मिल पर उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने मिल के खिलाफ 4,400.02 करोड़ रुपए की वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। किसानों के बकाया रुपए के बार बार भुगतान के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं करने पर जिलाधिकारी ने मिल के 3 कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कराया, फिर भी कोई भुगतान नहीं किया गया, जिस पर गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने जिला गन्ना अधिकारी देवरिया को पत्र भेजकर मिल के खिलाफ आरसी जारी कर भुगतान कराने का आदेश दिया है। जनपद फैजाबाद में सूरजमुखी के साथ मेंथा की सहफसली खेती वरदान साबित हो रही है। एक ही समय में एक ही लागत से 2 तरह की फसल लेकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। जनपद के एक प्रगतिशील किसान ने बताया कि दोनों फसलों की बुवाई एवं कटाई का सामान्यतः एक ही समय होता है। खेत अच्छी तरह से जुताई करके उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करके मार्च माह में पहले खेत में मेंथा की रुपाई करते हैं, फिर 1 सप्ताह बाद सूरजमुखी का बीज लाइन में बोया जाता है। लाइन से बुआई करने से खरपतवार निकालने में आसानी होती है। जून के अंतिम सप्ताह में दोनों फसलें तैयार हो जाती हैं। मेंथा की प्रति एकड़ 50 से 60 किलो अथवा सूरजमुखी की 3 से 4 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ली जा सकती है। इससे किसानों को दोहरा लाभ मिलता है और किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। धान की मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों की रोपाई माह के प्रथम पखवाड़े में पूरा कर लें। शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक की जा सकती है। सुगंधित प्रजातियों की रोपाई माह के अंत में करें। यदि हरी खाद का प्रयोग करना हो तो रोपाई के 3 दिन पूर्व ही उसे मिट्टी पलटने वाले हल से पलटकर सड़ने के लिए खेत में पानी भर दें। भूमि में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। मृदा परीक्षण न होने की दशा में रोपाई से पूर्व अधिक उपज वाली किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फेट व 60 किलोग्राम पोटाश तथा सुगंधित किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फेट व 30 किलोग्राम पोटाश आखिरी लेव लगाते समय अच्छी तरह भूमि में मिला दें। धान की रोपाई से पूर्व 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट खेत में मिला दें, परंतु ध्यान रहे कि फास्फोरस वाले उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट कभी ना मिलाएं।
धान की रोपाई कतारों में 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें तथा प्रति स्थान 2 से 3 पौध लगाएं। यदि रोपाई में देर हो जाए तो रोपाई 15 गुणे 20 सेंटीमीटर पर 40 दिन पुरानी तथा प्रति स्थान 3 से 4 पौध का प्रयोग करें। ऊसर भूमि में रोपाई के लिए 15 गुणे 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर 35 से 40 दिन पुरानी प्रति स्थान 4 से 5 पौध की रोपाई करें। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC 3 से 4 लीटर 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें या 5 हेक्टेयर का प्रयोग करें। उक्त रसायन के न होने पर पेंडीमेथिलीन 30 EC 3.3 लीटर या एनिलोफास 30 EC की 1.65 लीटर मात्रा रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करें। ध्यान रहे कि खेत में दानेदार रसायनों के प्रयोग के समय 4 से 5 सेंटीमीटर पानी अवश्य भरा हो। धान में खैरा रोग के लक्षण दिखाई देने पर प्रति हेक्टेयर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट व 2.5 किलोग्राम चूना 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और आइए अब एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भावों पर। उड़द लखनऊ में 3,800 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,880 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,860 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 4,000 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 3,830 रुपये प्रति कुंतल। अरहर दाल लखनऊ में 4,500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 4,580 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 4,560 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 4,600 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 4,500 रुपये प्रति कुंतल। मटर लखनऊ में 3,200 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,280 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,260 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,250 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 3,200 रुपये प्रति कुंतल। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ में 1,650 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,600 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,640 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,660 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 1,600 रुपये प्रति कुंतल। प्याज लखनऊ में 1,500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,620 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,680 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,640 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 1,500 रुपये प्रति कुंतल। हरी मिर्च लखनऊ में 3,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,080 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,020 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 3,000 रुपये प्रति कुंतल। लौकी लखनऊ में 1,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,060 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,100 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 1,000 रुपये प्रति कुंतल। टमाटर लखनऊ में 1,400 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 1,480 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 1,400 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 1,460 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 1,400 रुपये प्रति कुंतल। तोरई लखनऊ में 500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 580 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 540 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 560 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 500 रुपये प्रति कुंतल। धनिया लखनऊ में 3,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,080 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,020 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 3,000 रुपये प्रति कुंतल। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ में 3,500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 3,550 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 3,560 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 3,580 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 3,500 रुपये प्रति कुंतल। आम लखनऊ में 2,500 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 2,550 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 2,540 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 2,560 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 2,500 रुपये प्रति कुंतल। मौसमी लखनऊ में 4,000 रुपये प्रति कुंतल, बाराबंकी में 4,050 रुपये प्रति कुंतल, हरदोई में 4,060 रुपये प्रति कुंतल, सुल्तानपुर में 4,080 रुपये प्रति कुंतल, उन्नाव में 4,000 रुपये प्रति कुंतल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। कृषि समाचारों के बाद पुनः आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम बातचीत करेंगे कि जो मशरूम की खेती है वो हम किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रमुखता स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, उसके बाद औषधीय दृष्टिकोण से और सबसे महत्वपूर्ण है हम सभी किसानों के लिए अतिरिक्त आय के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है मशरूम की खेती करना। तो आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के पादप रोग विज्ञान विभाग से सह प्राध्यापक डॉक्टर वेद रत्न जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो जैसे आजकल जो समय चला दुधचटा मशरूम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, अगर उसके बारे में हम जानना चाहें क्या लाभ हैं और हमारे किसान भाई क्यों करें इसकी खेती? सुनील भैया, ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारे किसान भाई या जो भी मशरूम उत्पादक हैं, अगर उनको ये नहीं पता होगा कि इससे लाभ क्या है तो उससे उधर उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों और जो भी मशरूम उत्पादक हैं उनको बताना चाहूँगा कि दुधचट्टा मशरूम इसकी खेती से लाभ क्या है। पहला लाभ तो इसका यह है कि इसकी जो खेती की तकनीक है वो बहुत ही आसान है। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है, जिसको बायोलॉजिकल इफ़िशियंसी कहते हैं, ये 70 से 80% है। यानी अगर 1 कुंटल जो आपका भूसा है तो उससे 70 से 80 किलो तक के मशरूम निकल सकता है। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू जो है, बाज़ार मूल्य बहुत अच्छा इसको दाम मिल जाता है, क्योंकि इसको ऑफ सीजन मशरूम भी कहते हैं। ये जो अब समय आ रहा है जुलाई अगस्त का महीना करने का, इसके उत्पादन करने का, और इस समय कोई और मशरूम नहीं होता है, तो इसके लिए इसको
इसको ऑफ सीजन मशरूम कहते हैं, इसलिए इसका जो बाजार मूल्य है वो मिल जाता है बहुत अच्छा। और इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको सामान्य रूप से अगर कमरे में रखें तो इसको हम 1 हफ्ते तक रख सकते हैं, और अगर फ्रिज में इसको अगर रखें तो 15 दिन तक इस मशरूम को रख सकते हैं। नहीं, इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और एक इसके अंदर क्वालिटी और अच्छी है कि ये हाईली फाइबरस है, बहुत रेशेदार होता है। तो विशेष करके जिनको पाचन जैसी समस्या होती है, अगर वो इसका सेवन करें तो फाइबरस होने के अंदर, रेशेदार होने के नाते उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और स्वाद के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करें तो निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे लाभ हैं कि हम सभी किसान भाइयों के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साथ साथ व्यवसायिक दृष्टिकोण से हम सभी किसानों के लिए बहुत बेहतरीन खेती होगी। अगर किसान भाई करना चाहते हैं, किन परिस्थितियों में किसान भाई कर सकते हैं मशरूम की खेती? सुनील भैया, ऐसा है कि जहाँ तक यानी आप जानना ये चाहते हैं अपने साथ किसान भाई बताइए कि मौसम कैसा होना चाहिए। तो ये मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो अब मौसम आ रहा है, जुलाई का महीना, जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक इसकी खेती करने का बहुत उत्तम समय होता है। और इसके लिए जो तापक्रम चाहिए, क्योंकि मशरूम की खेती में विशेष रूप से तापक्रम और जो अपेक्षित आर्द्रता है, नहीं फसल कच्छ के अंदर की नमी, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए शुरू में जब फफूंद फैलती है उस समय 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, और जब इसमें फल आने लगता है, मशरूम बनने लगता है, उस समय 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और विशेष करके जो हमने जुलाई से अक्टूबर का मौसम कहा, इसके लिए अपेक्षित आर्द्रता जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, 90% से ऊपर चाहिए। और ये महीना ऐसा होता है चूँकि बरसात का मौसम होता है, तो इसमें जब रिमझिम बरसात होती रहती है 2-3 दिन लगातार, ऐसा जो मौसम होता है इसके लिए बहुत अनुकूल होता है। तो प्राकृतिक दशा में इसकी खेती करने के लिए जुलाई से लेकर के अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा होता है। यानी थोड़ा सा मौसम का तापक्रम थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़ी नमी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, और बारिश अगर होती तो सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा इसकी खेती के लिए। अगर प्रजातियों का चयन करना हो किसान भाई तो कौन से प्रमुख हैं? ऐसा है कि जो यहाँ तक दोचट्टा मशरूम की प्रजातियों की बात है, मैं बताना चाहूँगा कि इसकी खेती 1976 में सबसे पहले भारत में शुरू हुई, और इसकी 2 प्रजातियाँ बहुत प्रमुख प्रजातियाँ हैं। एक प्रजाति है जिसको वैज्ञानिक भाषा में कैलोसाइब कहते हैं, तो कैलोसाइब इंडिका नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि भारत में इसकी खेती पहले शुरू हुई। और दूसरी है कैलोसाइब एस्कुलेंटा। 2 प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान भाई कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। अगर बुआई करते हैं तो बीज दर क्या रखना चाहिए किसान भाई? इसकी बुआई के लिए सुनील भैया ऐसा है कि जहाँ तक दूसरे मशरूम की खेती है उससे इसका बीज दर थोड़ा ज़्यादा होता है, और बीज दर निर्भर करता है कि जो हमारी आधार सामग्री है, जिस बेस मटेरियल पर हम इसकी खेती करते हैं, उसकी मात्रा कितनी है। तो इसमें जो है 4.5 से लेकर 6% तक ये जो हमारा ड्राई मैटर है उसके शुष्क भार के ऊपर निर्भर करता है। यानी अगर 1 कुंटल सूखा भूसा हम खेती करने के लिए ले रहे हैं तो उसमें 4.5 से 6 किलो बीज की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो जहाँ तक दोचट्टा मशरूम की खेती की बात है, इसमें मैंने पहले कहा कि इसकी खेती बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना होता है कि हमारे किसान भाई चाहे धान का पुआल हो या गेहूँ का भूसा हो उसको ले लें। धान का पुआल है तो उसको 3 से 4 इंच के टुकड़ों में काट लें, चारा काटने वाली मशीन से आसानी से कट जाता है। काटने के बाद इसको किसी बोरे वगैरह में भर करके 12 से 14 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब पानी में भिगोएं तो देखें कि अगर जो पानी भिगोते हैं वो पानी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस टब में या बर्तन में या टैंक में भिगोते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर इसमें कोई शंका हो तो 125 मिलीलीटर फार्मलिन और 70 से 100 ग्राम तक उसमें जो है कार्बेंडाजिम जो दवा आती है, इसको प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से मिला देना चाहिए। तो 12 से 14 घंटा भिगोने के बाद उस भूसे को बाहर निकाल लेते हैं। अगर बोरे में भिगोए हैं तो उसको बाहर निकाल लेते हैं और 5-6 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसमें जो अतिरिक्त नमी हो वो बाहर निकल जाए। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद जब भूसे के अंदर उसको मुट्ठी में दबाकर देख लिया जाता है कि जब उसमें 60 से 70% नमी रह जाए, 68 से 72% नमी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसके पहचान हमारे किसान भाई बड़े आसानी से कर सकते हैं कि अगर मुट्ठी में लेकर उसको दबाएं, उंगलियों के बीच से, पोरों के बीच से अगर पानी टपकता नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है 68 से 70-72% तक नमी है, ये ठीक हो गई। अब ये जो आधार सामग्री है ये बिजाई के लिए तैयार हो जाती है। अब इसको क्या करते हैं कि पॉलीथीन के थैलों में इसकी खेती करना ज़्यादा लाभदायक है और की जाती है पॉलीथीन के थैलों में ही। तो पॉलीथीन के थैले लेने बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, बीज को ले लेते हैं और पहले भूसे को 3 से 4 इंच तक पॉलीथीन में अच्छी तरह से दबा के भर देना चाहिए। इसके बाद बीज को लेकर के उसके ऊपर, भूसे के
ऊपर थैले के अंदर किनारे किनारे थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, थोड़ा बीज में डाल देते हैं। फिर 3-4 इंच तक भूसे को भरा जाता है, फिर उसके ऊपर स्पानिंग कर दी जाती है। इस तरह से अगर 2.5 फीट लंबा और 1.5 फीट चौड़ा पॉलीथीन है तो उसमें सूखा भूसा 2 से 2.5 किलो भूसा भिगोने के बाद आसानी से भरा जा सकता है और 4 से 5 लेयर इस तरह से बना करके उसको भर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि दुर्चटा मशरूम क्या है और क्या लाभ हैं किसानों को, अगर उसका उत्पादन करते हैं किसान भाई तो निश्चित रूप में बाजार में जो है किसान भाइयों को एक बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य तथा न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वायु दिशा पूर्वोत्तर से पश्चिमोत्तर तथा गति लगभग 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। शाम से ही आसमान में बादल छाए रहने से रातें काफ़ी गर्म रहीं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अधिकतम आर्द्रता 75% तथा न्यूनतम 23% रही। उमस भरी गर्मी से लोग काफ़ी बेचैन रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने तथा गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि यदि आपकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो इस समय इसकी रोपाई कर सकते हैं। पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें तथा नील हरित शैवाल का 1 पैकेट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें ताकि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सके। उर्वरकों में 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। जिन क्षेत्रों में बीज शोधित ना हो ऐसी दशा में उनमें 25 किलोग्राम बीज को रात भर पानी में भिगोने के बाद दूसरे दिन अतिरिक्त पानी निकाल देने के पश्चात 75 ग्राम थीरम या 50 ग्राम कार्बेंडाजिम को 8 से 10 लीटर पानी में घोलकर बीज में मिला दें। इसके बाद छाया में अंकुरित करके नर्सरी डालें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुआई करें। लौकी की उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा समृद्धि, करेला की पूसा विशेष, पूसा 2, मौसमी सीताफल की पूसा विश्वास, तुरई की पूसा विकास, धारीदार तुरई की पूसा चिकनी आदि की बुआई करें। इस मौसम में यदि खेत की तैयारी पूरी हो तो किसान भाई ग्वार, बाजरा, लोबिया, भिंडी, सेम, पालक तथा चौलाई आदि की बुआई कर सकते हैं। केले की खेती में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हल्दी, अदरक व धनिया की बुआई ना की हो वे जल्द से जल्द इसकी बुआई का कार्य समाप्त करें। बसंतकालीन व देर बसंतकालीन गन्ने की खेती में यदि यूरिया की टॉप ब्रशिंग शेष रह गई हो तो सिंचाई उपरांत 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ब्रशिंग करें। उर्वरक की पूर्ण मात्रा जल्द से जल्द डाल दें जिससे पौधे उर्वरक का भरपूर प्रयोग कर सकें तथा किल्ले कम नष्ट हों। वर्षा काल में यूरिया का प्रयोग करने से उसका अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है और अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। आम के बाग में अगैती फसलों जैसे दशहरी, लंगड़ा, बम्बैया आदि फलों की तोड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग तथा विपणन का कार्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।